सारी की टीम्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है एंड आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर एट लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज। आज का रिव्यू जब हम करेंगे उस गाड़ी का कर रहे हैं, उसका नाम है किया स्पोर्टेज अल्फ़ा। किया स्पोर्टेज अल्फ़ा बेसिकली मैंने ली थी लास्ट ईयर नवंबर 2020 में, और मेरा जो बजट था वो विद इन 5 मिलियन था, और उसमें मैं कोई कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर लेना चाहता था। तो मैंने ये कॉम्पैक्ट एसयूवी उस वक्त ली। मेरे पास बेसिकली 2 हाइब्रिड्स थी घर में, उनमें एक मैं चाहता था कि थोड़ी सी अपग्रेड करूं, छोटी गाड़ी थी। तो जब से किया स्पोर्टेज आई थी मेरा दिल था इसके ऊपर। तो जब मैं ये लेने वाला था तो एक इसका कॉम्पिटिटर आया था मार्केट में जो कि हाइंडे ट्यूसॉन है। हाइंडे ट्यूसॉन की जो अवेलेबिलिटी थी वो बेसिकली 6 to 8 मंथ्स की थी, वो अवेलेबल नहीं थी गाड़ी। किया स्पोर्टेज की अवेलेबिलिटी 3 to 4 मंथ्स थी, जो FWD और AWD का वर्जन था। तो मुझे अर्जेंटली गाड़ी चाहिए थी, तो अर्जेंटली जो एक वेरिएंट, इसका नया वेरिएंट ही आया था, उसका नाम था किया स्पोर्टेज अल्फ़ा। तो जब मैंने इसके फ़ीचर्स वगैरह देखे तो मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाई हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं ये ले लेता हूँ। तो ये विद इन 1 मंथ मुझे ये गाड़ी मिल गई थी। तो बेसिकली ये वाला जो वेरिएंट है किया स्पोर्टेज अल्फ़ा का, ये किया ने जुलाई 2020 में उसकी मिड में इंट्रोड्यूस किया था। और इस वेरिएंट के अंदर जो बेसिकली जो इसकी प्राइस थी वो 4530 इसकी प्राइस थी इनवॉइस, इंक्लूडिंग वो जो फाइलर की प्राइस होती है। फाइलर का जो नॉन फाइलर के लिए 1 लाख और एक्स्ट्रा हो जाता है। इस गाड़ी के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं फ्रंट व्हील ड्राइव से, वो बेसिकली एक्सटीरियर से अगर हम शुरू करें तो इसकी फ्रंट और बैक लाइट्स वो डिफरेंट हैं। इसकी जो फ्रंट लाइट है बेसिकली वो डे टाइम रनिंग लाइट तो LED है, और जो इसकी लाइट है वो हैलोजन है, और जिसकी बैक लाइट है वो भी हैलोजन है। उसके अलावा इसके अंदर जो है रूफ़ रेल्स नहीं है, जो आपको रूफ़ रेल्स मिलते हैं उसके अंदर। बाकी जो इसके एलॉय रिम्स हैं वो 17 इंच के रिम्स हैं, एज़ कम्पेयर टू आपको FWD AWD में 18 इंच के एलॉय रिम्स मिलेंगे। तो उस वजह इसका जो टायर का प्रोफाइल है वो थोड़ा सा ऊंचा है उसके मुकाबले में, अराउंड 5 जो इसका साइज़ डिफरेंट है। इसका आई थिंक 225, 55 और 17 इसका प्रोफाइल है। उसके अलावा एक्सटीरियर में आज सच कोई डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा बम्पर में जो आगे वाला हिस्सा है उसमें क्रोम की जगह इसमें ब्लैक गार्निश है। बाकी फॉग लैम्प्स, बाकी जो इसके हैंडल्स वगैरह, एवरीथिंग इज सेम। फिर अब जब गाड़ी में आप एंटर होते हैं तो गाड़ी के अंदर जो डिफरेंस है, जो इंटीरियर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर मैनुअल हैंड ब्रेक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको जो है डाउन हिल असिस्ट नहीं मिलेगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है जिसे हम कहते हैं ऑटो होल्ड, वो नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा जो चीज़ इसके अंदर थोड़ी सी डेफिशिएंट मुझे लगती है वो ये लगती है कि इसका जो साइड जो डोर कार्ड्स हैं ये कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक है, जबकि फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में पार्शली हार्ड प्लास्टिक होता है, और ऑल व्हील ड्राइव में ये पूरा जो है वो लेदर होता है। इन नेगेटिविटीज़ को छोड़ के अगर हम बात करें तो गाड़ी कंप्लीट पैकेज है। क्या आप गाड़ी बेचना चाहते हैं बगैर किसी परेशानी के? parkwheels.com लाया सेल इट फॉर मी सर्विस। हमारी माहिर टीम आपके डोर स्टेप पे आपकी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात और फोटोज हासिल करके parkwheels.com पे प्रोफेशनल एड पोस्ट करेगी, जिसे लाखों खरीदारों के सामने भरपूर तरीके से नुमाया किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, खरीदारों की कॉल्स, ऑफर्स, विजिट्स और उनसे नेगोशिएशन से लेके पेमेंट ट्रांसफर तक की तमाम जिम्मेदारी हमारी टीम पूरी करेगी। तो इंतजार किस चीज का है? बस parkwheels.com विजिट करके सेल इट फॉर मी सर्विस को सिलेक्ट करें और गाड़ी बेचने की फिक्र से हो जाएं आजाद। इस गाड़ी के अंदर आपको जो है, अगर आप स्टीयरिंग व्हील को देखें तो स्टीयरिंग व्हील पे आपको सारे वो कंट्रोल्स मिलेंगे जो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव में मिलेंगे। आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, आपको वॉइस कमांड्स का फंक्शन मिलेगा, आपको सारे मल्टीमीडिया बटन्स मिलेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर आते हैं तो आप जैसी गाड़ी में एंटर होते हैं तो आप पुश स्टार्ट से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। सही, ये पुश स्टार्ट है इसके अंदर। इस गाड़ी के अंदर आपके पास जो है रेयर व्यू डिमिंग ऑटो मिरर मिलेगा, जैसे आपको हाई वेरिएंट्स में मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर प्रीमियम जो है 6 स्पीकर साउंड सिस्टम है। डिफरेंस ये है कि अब जो नई वाली फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव आ रही है उसके अंदर बेसिकली 8 इंचेस का सिस्टम है। इस गाड़ी के अंदर 7 इंच का सिस्टम है, बट फंक्शनैलिटी वाइज ये बिल्कुल वही सेम है। इसके अंदर आपके पास एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन है, और मेरे ख्याल में इसकी जो साउंड आउटपुट है वो लोकल गाड़ियों में वन ऑफ द बेस्ट है। उसके अलावा आपके पास जो एक और डिफरेंस आता है वो ये आता है कि इसका जो डोम लाइट्स हैं ये LED नहीं है, ये हैलोजन लाइट्स, ये येलो कलर की हैं, बट फंक्शनैलिटी वाइज सेम है। यहाँ आपके पास सनग्लासेस होल्डर एग्जैक्टली वैसे ही बिल्कुल पैडेड आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके पास जो ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स के अंदर आपको वैसी ही लाइट मिलती है जैसे आपको दूसरे वेरिएंट्स में मिलती है। एक डिफरेंस जो इसके अंदर है एक और चीज़ का, वो है सीट्स का फैब्रिक। ऑल व्हील ड्राइव में आपको जो है लेदर सीट्स मिलती हैं,
जो कि मैंने उसको मिमिक करने के लिए बिल्कुल उस तरह का लगाया हुआ है, जो कि लेदराइट है बेसिकली, और ये ऑल व्हील ड्राइव में डिज़ाइन आता है। जो इसका एक्चुअल डिज़ाइन है वो बेसिकली फ्रंट व्हील ड्राइव से थोड़ा सा लो एंड फैब्रिक है, ऑल्दो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंसेस हैं। और सबसे बड़ा जो इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स पे मैं आता हूँ, इसके अंदर हार्ड टॉप है, इसके अंदर सनरूफ नहीं है, जो कि काफ़ी लोगों के लिए एक बाइंग डिसीजन में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये एक बेसिकली आपके पास बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं इस गाड़ी के अंदर। अगर हम निटी-ग्रिटीज़ में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का एक फीचर है जो मैं बताना भूल गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर विच इज़ मिसिंग इन दिस कार इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल। तो आपको ये सारे फीचर्स इसमें मिसिंग हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो जो इसका एयरकॉन है वो डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके पास हायर एंड वेरिएंट्स में आता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताऊं तो इसके अंदर ऑटो हेडलाइट्स हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं। तो बेसिकली वी आर कवर्ड इन ऑल फ्रंट्स। जो आपको लग्जरी कार के अंदर जो बेसिक सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पुश स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, हेडलाइट्स हो गई, आपके पास ऑटोमेटिक वाइपर्स हो गए, ऑटोमेटिक रेयर व्यू डिमिंग मिरर मिल गया, आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। अच्छा जी, इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है बेसिकली दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज़ द अदर 2 वेरिएंट्स। ये 2 लीटर इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 156 टू 157 हॉर्स पावर और 196 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो इसका जो गियर बॉक्स है ये कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर है, 6 स्पीड इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, वेरी स्मूथ ट्रांसमिशन, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली आपके पास ट्रिप्टॉनिक का ऑप्शन भी है, जिसे ये स्पोर्टमैटिक कहते हैं। अगर आप इस गाड़ी को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आप मैनुअल मोड में आ जाएंगे, आप ऊपर करेंगे तो आप अप शिफ्ट करते हैं, नीचे करेंगे तो आप डाउन शिफ्ट करते हैं। तो वेरी स्मूथ ट्रांसमिशन। तो एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई आपको गाड़ी की सस्पेंशन में, कोई आपको गाड़ी की ड्राइव में कोई आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। बल्कि एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है इस सारे सेटअप को देख के कि सेटअप बहुत रिफ़ाइंड सेटअप है, मगर अल्फ़ा के अंदर जो थोड़ा सा एडवांटेज है वो ये है कि रूफ़ ना होने की वजह से और रूफ़ रेल्स ना होने की वजह से, सनरूफ़ नहीं होने की वजह से तकरीबन आप 100 kg गाड़ी से शेव ऑफ कर देते हैं। तो जब वो 100 kg निकलता है उसका कुछ फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी की थोड़ी सी फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाती है, और उसके अलावा गाड़ी में थोड़ी स्क्वीक्स और जिसे कहते हैं रैटल्स, जो कि इतना बड़ा ग्लास होने की वजह से आ सकती हैं, वो थोड़ी सी कम है। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है 2-3 गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन करके। अच्छा, जो इसका जो बेसिकली डिस्प्ले है और ये जो स्टीयरिंग के साथ जो सारे इसके कंट्रोल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है जैसे दूसरे 2 वेरिएंट्स के अंदर है। इसके अंदर आप यहाँ पे फ्यूल एवरेज जो है एक्यूमुलेटेड इन्फो अब मेरी ये 2 टैंक्स की आ रही है। जब 1082 किलोमीटर चली है गाड़ी, 11.6 किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज है, और नीचे टाइम आ रहा है कि कितनी देर गाड़ी स्टार्ट रही है। तो ये 23 आवर्स तक गाड़ी स्टार्ट थी। उसके अलावा आपके पास फ्यूल इकॉनमी जो इंस्टेंट है, इंस्टेंटेनियस अभी इस वक्त आ रही है। जब से हमने गाड़ी स्टार्ट की है, जब से रिव्यू स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 9.4 किलोमीटर पर लीटर है, जो अभी लो गियर्स में चल रहे हैं। उसके अलावा आपके पास ये डिजिटल स्पीड आती है आपके पास। आप आगे जाते हैं तो अभी करंट ड्राइवर इन्फो जो मैं घर से निकला था वो आ रही है आपके पास। बाकी आपके पास यहाँ से मोड्स हैं जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर उसके लिए गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है वो पार्किंग में होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डोर्स की बात करें तो डोर की सेटिंग्स में आप जाएं तो ऑटोमेटिकली अनलॉक का ऑप्शन आता है। अब ऑटोमेटिकली अनलॉक में आपके पास इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, या ये तब अनलॉक होंगे जब गाड़ी ऑफ हो, या जब ड्राइवर डोर अनलॉक हो, या आप शिफ्ट टू पी करें। तो मैंने शिफ्ट टू पी पे रखा है, जैसे पी पे मैं रखता हूँ गाड़ी को तो डोर्स अनलॉक हो जाते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे लाइट्स की ऑप्शन है। लाइट्स की ऑप्शन के अंदर आपके पास 1 टच टर्न सिग्नल है। आप हल्का से टच करेंगे इंडिकेटर को तो आप कितना डिले चाहते हैं, 3 टैप्स चाहते हैं, 5 चाहते हैं, ये लेन चेंजिंग में आपको काफ़ी हेल्प करता है। उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है हेडलाइट डिले का ऑप्शन। हेडलाइट डिले, या इसको हम बोलते हैं फॉलो मी होम, दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने इसको नाम दिया है। इससे क्या होता है, जब आप गाड़ी बंद कर देते हैं तो गाड़ी बंद करके जब आप उसे लॉक करके निकलते हैं तो हेडलाइट्स थोड़ी देर चलती हैं, ताकि अगर आपके घर के सामने डोरवे में अंधेरा हो तो आपको थोड़ी रोशनी रहे। तो ये 5 से 10 सेकंड का डिले होता है। उसके बाद डिफरेंट साउंड्स हैं, वेलकम साउंड है जो आप ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। कन्वीनियंस के अंदर आपके पास वेलकम मिरर लाइट्स हैं। उसके अलावा आपके पास वाइपर लाइट्स का डिस्प्ले आ रहा होता है। ऑटो रेयर वाइपर है, अगर आपने उसको सिंक्रोनाइज़ करना है फ्रंट वाइपर के साथ तो यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आप गियर की जो पोजीशन है, यानी कि कौन से गियर के अंदर है वो देखना चाहते हैं नहीं, वो यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ़ कर सकते हैं।
ये आईसी रोड वार्निंग है, ये मेरे पास कभी नहीं आई। ये आई एम श्योर कि ऑल व्हील ड्राइव पे रेलेवेंट है, इसमें इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखती है। उसके बाद ये सर्विस इंटरवल्स का आपको रिमाइंडर्स देती है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है। सर्विस इंटरवल आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने 5000 किलोमीटर का रखना है, 10,000 किलोमीटर का रखना है, उसको आप रीसेट कर सकते हैं। अब जैसे मेरा इस वक्त दिखा रहा है कि -9 डेज़ हो गए हैं, तो मेरा 9 दिन पहले मुझे सर्विस करा लेनी चाहिए थी, मगर मेरा अभी जो किलोमीटर्स हैं वो तकरीबन 1445 किलोमीटर रहते हैं। तो मैंने किया से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप अपना पहले पूरा माइलेज पूरी कर लें, डेज़ का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक आपके पास फ़ीचर इसके अंदर आता है। तो ये बड़े बड़े फ़ीचर्स हैं जो आपके पास हैं। ये कुछ थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी रीसेट के ऑप्शंस हैं कि जैसे ही आप फ्यूल भरता है गाड़ी के अंदर तो ऑटोमेटिकली रीसेट कर जाए, या आप मैन्युअली करेंगे। फ्यूल इकोनॉमी यूनिट का बड़ा एक अच्छा फंक्शन है। मैंने किलोमीटर्स पर लीटर में रखा हुआ है, वरना लीटर पर 100 किलोमीटर में इसका डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि यूरोपियन और चाइनीज़ स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैंने इसे कन्वेंशनल जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं किलोमीटर पर लीटर, उसमें रखा हुआ है। और टेम्परेचर का यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में आता है, सेंटीग्रेड्स में आता है, तो मैंने इसको सेंटीग्रेड्स में रखा हुआ है। उसके अलावा आप इस MID के अंदर आपको आउटसाइड टेम्परेचर भी शो होता है, जो इस वक्त आपको 43 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। उसके अलावा यहाँ से आप गाड़ी के जो ब्राइटनेस वगैरह है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपको MID के अंदर मिलते हैं, जो एक मॉडर्न कार में होते हैं। ऑल्दो MID थोड़ा सा मोनोक्रोमेटिक इसके कलर्स हैं, बट फंक्शनैलिटी वाइज इसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है। अगर हम फ्यूल एवरेज की इस गाड़ी की बात करें तो फ्यूल एवरेज इसकी वेरी करती है आपकी ड्राइविंग स्टाइल्स के ऊपर। इस वक्त जो मेरी फ्यूल एवरेज है वो अराउंड 11.6 है, और ये छोटी डिस्टेंस की नहीं है, ये तकरीबन 1000 किलोमीटर्स चलाने के बाद ये फ्यूल एवरेज है, दूसरे टैंक की एवरेज है। तो मेरी जो ड्राइव है बेसिकली रिंग रोड और DHA कैंट के एरिया में है, तो इतना रश वाला एरिया नहीं है। अगर आप इसको बहुत रश वाले एरिया में गाड़ी चलाएंगे तो शहर में ये 10 से 11 के बीच में देती है, और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएंगे, प्रॉपर लॉन्ग पे लेके जाएंगे, तो ये गाड़ी आपको 13 to 14 भी देती है। उसका रीज़न अगैन मैं वही बोलूँगा, क्योंकि अराउंड 100 kg लाइटर है कन्वेंशनल स्पोर्टेज से, जो दूसरे पुराने मॉडल्स हैं जो फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। और उसके अलावा इसका जो टायर का प्रोफाइल है, उसका रिम थोड़ा छोटा है, उसकी वजह से इसका ड्रैग कोएफिशिएंट थोड़ा कम हो जाता है, और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है तकरीबन 1 किलोमीटर बेहतर है उन वर्जन से। अगर हम इस गाड़ी की ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आई थिंक ये गाड़ी एक बैलेंस है कंफर्ट का और एट द सेम टाइम हैंडलिंग का। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट रेयर सस्पेंशन यूज़ की गई है, जो कि हाई एंड गाड़ियों में आती है। तो इसमें यह कि हाई स्पीड्स के ऊपर इस गाड़ी के अंदर आपको कोई वॉबल्स और कोई वाइब्रेशंस नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी डिसेंट है। इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल ना होने की वजह से अगेन 1 सेकंड आपका शेव ऑफ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव, जो कन्वेंशनल वर्जन इसका पहले आता था अपग्रेडेड, और ऑल व्हील ड्राइव में। उसके अंदर अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर लेंगे तो फिर शायद आपको सेम टाइम मिल जाएगा, मगर क्योंकि ये लाइटर है तो वो भी आप समझेंगे 0.5 सेकेंड्स ये उनसे फास्टर है। तो अराउंड ये 10 सेकेंड्स के करीब इसका 0 to 100 है। उसके अलावा अगर हम इसकी हैंडलिंग की बात करें तो मैं इसको लेके गया हूँ कलर कहार वाले एरिया तक, और मैं इसको मैंने पहली टेस्ट ड्राइव की थी वो मैंने इस्लामाबाद हाईवे पे की थी। तो वहाँ पे कॉर्नर्स में इसकी अच्छी ग्रिप है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ करोला से या सिविक से, तो करोला से काफ़ी बेहतर है कॉर्नर्स के अंदर, और सिविक के तकरीबन करीब ही है। बिकॉज सिविक काफ़ी लो है तो एक फेयर कंपैरिजन नहीं बनता, बट इसकी जो बेसिकली सस्पेंशन है वो काफ़ी कंप्लायंट है। आपको अंदर कभी भी बम्प्स, आपको कभी भी कैटाई से जब आप गुजरेंगे कभी उसकी वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र नहीं होंगी। आप गाड़ी को 120 प्लस भी ले जाएंगे तो गाड़ी के अंदर आपको विंड नॉइज़ नहीं आएगी। इसकी जो इंसुलेशन है और इसकी जो जिसे कहते हैं NVH लेवल्स, नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस लेवल्स, वो इस गाड़ी के बहुत कम है, और आप compete कर सकते हैं किसी भी इसको जर्मन कार से भी आप कंपेयर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर हम इस गाड़ी के ड्राइव मोड्स की बात करें तो इस गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। उसके अंदर आपके पास इको है, स्पोर्ट है और नॉर्मल है। अब जो इको मोड है उसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा ECU इस तरह ट्यून्ड है कि सारे जो गियर्स हैं बहुत जल्दी चेंज होते हैं, गाड़ी गियर को रिटेन नहीं करती, जल्दी चेंज करती है। आपका जो एयर कंडीशनर है उसकी थोड़ी सी जो पावर है वो थोड़ी सी कम होती है, तो इसमें आप थोड़ा सा लैग डाउन फील करते हैं। जो नॉर्मल मोड है एक मेरे हिसाब से ऑप्टिमल मोड है। इसमें गियर चेंजेस जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। डिपेंड करता है आप कितना थ्रॉटल देते हैं, ज़्यादा देते हैं तो खींचती है, अगर आपसे छोड़ते हैं तो फ़ौरन चेंज कर लेती है।
एसी की परफॉर्मेंस बड़ी ऑप्टिमम होती है उसके ऊपर, और स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू इको मोड आपको फीडबैक देता है नॉर्मल मोड के ऊपर। और जो आपके पास स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट मोड में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो गियर रेशोज़ हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो बेसिकली गाड़ी जो है फ़ौरन से अप शिफ्ट नहीं करती, वो मैक्सिमम आरपीएम तक जाती है, 6500 आरपीएम तक आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं स्पोर्ट मोड के अंदर। नॉर्मल मोड के अंदर मैक्सिमम 5200 5300 तक ये खींचती है, उसके बाद ही गियर चेंज कर देती है। उसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट मोड का फ़ायदा तब है जब आप किसी हिली एरिया में जा रहे हो या आप डाउन हिल जा रहे हो जहाँ आपको थोड़ी ग्रिप की ज़रूरत है या थोड़ा सा वेट आपको टेरेन मिल रहा हो, तो स्पोर्ट मोड पे आप शिफ्ट करें और जो स्टीयरिंग फीडबैक है, जो गाड़ी का कंट्रोल है, उससे काफ़ी बेहतर हो जाता है। अगर हम इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसके अंदर सफिशेंट लेग रूम और हेड रूम है। हेड रूम पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है फॉर 6 फीट प्लस, क्योंकि उसकी वजह ये कि इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन है, थोड़ा सा एरोडायनेमिक्स को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके अलावा आई थिंक दे हैव सफिशेंट लेग रूम और हेड रूम। उसके अलावा अगर हम बात करें गाड़ी में कप स्पेसेस की, तो आपके पास बड़ी 500 ml प्लस बॉटल्स आप रख सकते हैं, ठीक है। आपके पास फाइल स्पेसेस हैं, आपके पास वैनिटी मिरर्स हैं, आपके पास इल्यूमिनेटेड ये दोनों साइड पे हैं। उसके अलावा जो बड़ा इसका मज़ेदार फ़ीचर है कि आप ये गाड़ी के ये जो सनवाइज़र है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये धूप आ रही है तो आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपकी सारी धूप कवर हो जाएगी, ठीक है। इसको आप वापस रिट्रैक्ट करें, दोनों साइड से बिल्कुल ऐसा। उसके अलावा अगर आप इसकी बूट स्पेस की बात करें तो इस गाड़ी की बूट स्पेस सफिशेंट है, 500 लीटर्स प्लस है, जो कि इस कैटेगरी में कैटेगरी सी सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर्स में फॉल करती है। तो एसयूवीज़ में ये सारे 500 प्लस आ रही हैं आपके पास, तो बड़ी अच्छी स्पेस है। बाकी 60-40 का स्प्लिट है आपके पास पीछे वाली सीट्स के अंदर, तो आप अगर कोई बड़ा लगेज कैरी करना चाहें तो आपके पास 1000 लीटर तक की स्पेस भी आ सकती है। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा अच्छा फ़ीचर है इस गाड़ी में जो इन्होंने ओमिट नहीं किया, वो ये है कि इस गाड़ी की पिछली सीट्स जो हैं वो रिट्रैक्ट होती हैं, तो आगे पीछे आप उसको एडजस्ट करके अपने कंफर्टेबल पोजीशन बना सकते हैं हाईवे के ऊपर या लोकल के ऊपर। और बाकी इसके अंदर जो इसका सेंट्रल कंसोल है एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा है, बड़ा डीप है, बड़ा अच्छा सेंट्रल कंसोल है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो USB पोर्ट्स हैं एग्जैक्टली सेम है, आपके पास चार्जिंग सॉकेट्स हैं एग्जैक्टली सेम है, आपके पास पीछे भी आपको मिलेंगे, आपको पीछे एयरकॉन वेंट्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि होनी चाहिए। अगर हम इस गाड़ी के AC की परफॉर्मेंस की बात करें तो आई वुड से इट्स टॉप नॉच। गाड़ी का जो AC है वो इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं कि बाहर लाहौर में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, और 44 में हम इस वक्त कंफर्टेबल हैं बिल्कुल। और फ़ैन स्पीड भी जो इस वक्त है आई थिंक वो हाफ़ पे है बिल्कुल। तो गाड़ी का AC हर कंडीशन में बहुत अच्छा है और इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर 7 इंचेस का आपको ब्रांडेड कोरियन बेसिकली ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो मिलता है। काफ़ी सारे लोगों की प्रेफरेंसेस होती हैं कि वो उनको ये पसंद नहीं आता क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा छोटा है और इसमें एंड्रॉयड नहीं है, बट पर्सनली मुझे एंड्रॉयड सिस्टम्स नहीं पसंद क्योंकि उनकी वॉइस क्वालिटी सबसे पहले कोई इतनी अच्छी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सिस्टम्स। और इस सिस्टम के अंदर सबसे जो इसकी जो खूबी है वो ये है इसके अंदर कि इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है, और उसको इन्हांस करने के लिए भी कुछ डिवाइसेस आती हैं। जैसे ये वायर्ड सिस्टम है, अगर आपने एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले चलाना है तो आपको ओरिजिनल वायर अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करनी होगी और फिर वो चलेगा। उसका जो एक नुकसान है कि हर वक्त फ़ोन चार्ज हो रहा होता है, तो मैंने उसका एक गेट अराउंड ढूंढा है। एक डिवाइस आती है कार लिंकेट के नाम से, वो आप गाड़ी के साथ कनेक्ट कर लें, वो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाती है वायरलेसली ब्लूटूथ से। तो वो बेसिकली आपके फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट कर देती है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। तो वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो या वायर्ड एप्पल कारप्ले बिकम्स वायरलेस एप्पल कारप्ले। आप देख सकते हैं मेरा एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें मेरी आ रही हैं, यहाँ पे सारे विजेट्स आ रहे हैं, मेरा म्यूज़िक का आ रहा है, ये मेरा नेविगेशन चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा मेरा सारा यहाँ पे ट्यून इन रेडियो है आपके पास सारे फ़ोन के आपके कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छा फ़ीचर है इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉइस कमांड का बटन है स्पोर्टेज में, आप इसको प्रेस करें। व्हाट्स द टेम्परेचर? It's about 42 degrees outside. तो बेसिकली आप सारे फीचर्स जो अपने गूगल असिस्टेंट या सीरी से ले सकते हैं, वो आपको गाड़ी के एक टच ऑफ द बटन से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है अगर आप इसको एक्सप्लोर करें तो, और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर हम इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो इसका जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत रिजिड और
यूरोपियन टेस्टिंग में इसको 5 स्टार क्रैश रेटिंग मिली हुई है इस गाड़ी को। तो वैसे तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बट हैविंग सेड दैट इस गाड़ी में सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं, जो कि इन दिस डे एंड एज एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए। अगर आप 5 मिलियन किसी गाड़ी पे खर्च कर रहे हैं तो 5 मिलियन के रेंज के अंदर गाड़ी में एटलीस्ट 4 एयर बैग्स होने चाहिए रियर पैसेंजर्स के लिए। और कॉम्पिटिटर्स अब जो आ रहे हैं तो वो 6 एयर बैग्स ला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में सेफ्टी फीचर्स में लैक करी। और सबसे बड़ी जो एक डेफिशिएंसी मैं फ़ील करता हूँ किया स्पोर्टेज अल्फ़ा वर्जन में, कि इन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ओमिट कर दिया है, जो कि इन्होंने नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज़ें कर देते, मगर ट्रैक्शन कंट्रोल एक सेफ्टी फ़ीचर है जो कि 95% तो आपका वो एक्टिवेटेड नहीं होता, मगर जो बाकी 5% होता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, ऐसी सिचुएशन में आई थिंक एक लाजमी फ़ीचर है जो कि होना चाहिए था इस गाड़ी के अंदर। अगर मैं इस गाड़ी में कंपैरिजन करूं कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो जो नई आने वाली गाड़ियाँ हैं फॉर एग्जांपल MG या प्रोटॉन X70, तो उनके मुकाबले में तो इसमें काफ़ी कम फीचर्स हैं। इसके अंदर ADAS का फ़ीचर नहीं है, और बेसिकली इसमें लेन चेंज, जो सारी जो चीज़ें सेफ्टी फ़ीचर्स हैं वो इसके अंदर नहीं हैं। जो अगर मैं इसके दूसरे वेरिएंट से कंपैरिजन करूं तो इसकी फ्रंट जो हेडलाइट्स हैं वो हैलोजन लाइट्स हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने वो चेंज करके उनकी जगह LED मैंने बल्ब्स लगा लिए हैं। तो उससे ये है कि इसकी जो आउटलुक है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। डे टाइम रनिंग लाइट्स इसकी ऑलरेडी जो हैं वो LEDs हैं, तो मेरे ख़्याल में एक वो अपग्रेड ज़रूरी है अगर आपको गाड़ी को थोड़ी प्रीमियम लुक देनी है। और दूसरा ये है कि रूफ रेल्स से थोड़ी सी एक टफ़ SUV वाली लुक आती है, तो वो रूफ रेल्स जो हैं उसमें ओमिटेड हैं गाड़ी के अंदर। तो मेरे ख़्याल में ये 2 एक्सटीरियर के फ़ीचर्स हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटीरियर में मुझे ऑटो होल्ड का एक बहुत अच्छा फ़ीचर लगता है कि जब लाहौर जैसी ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक दबाई हो आपने, तो ऑटो होल्ड का फ़ीचर बहुत अच्छा होता है, रादर दिन के आपको न्यूट्रल पर शिफ्ट करना पड़े या आपको हैंड ब्रेक का सहारा लेना पड़े। एक जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है जो इसके अंदर आई थिंक होना चाहिए था, वो था पार्किंग सेंसर्स। जो ऑल व्हील ड्राइव है उसके अंदर रेयर और फ्रंट दोनों हैं, और फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर सिर्फ रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं। इसके अंदर उन्होंने पार्किंग सेंसर्स को ओमिट कर दिया, तो यू जस्ट सोली हैव टू रिलाई ऑन द बैक व्यू कैमरा। बैक व्यू कैमरा है, फ्रंट कैमरा तो किसी भी वेरिएंट में नहीं आया। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर जो है पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए थे, ताकि बेसिकली किसी टाइट पार्किंग स्पॉट में आपको पार्क करने में हेल्प मिल सके। इस गाड़ी को जब मैंने लिया था तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, सिवाय कि जब मैं पहली दफ़ा इसको लेकर रिंग रोड पे निकला तो अराउंड 100 किलोमीटर्स पर आवर से लेके 120 किलोमीटर्स पर आवर पे मुझे एक विस्लिंग नॉइज़ आ रही थी, बहुत वियर्ड किस्म की। तो उससे मैं काफ़ी परेशान भी हुआ कि क्यों आ रही है। तो फिर मैं किया टाउनशिप इसको गाड़ी ले गया, तो जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, तो उन्होंने इसे टेस्ट ड्राइव किया, तो वो कोई एयर का ड्रैग था, कहीं से इसके बम्पर में से कहीं से एयर जो है पास करती है, जो कि एक नोन फॉल्ट है इस गाड़ी में, बहुत छोटा सा फॉल्ट है। तो वहाँ पे डबल टेप लगा के या कोई उसको वहाँ पे मास्क कर देते हैं उसको, तो उसी वक्त उन्होंने सॉल्व कर दी थी। दूसरा एक प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो इसका अलाइनमेंट इशू रिपोर्ट करते हैं कि गाड़ी जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलती, थोड़ा सा लेफ़्ट जाती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम भी सॉल्वेबल है। वैसे भी इस गाड़ी का थोड़ा सा कैरेक्टर इस तरह का है कि थोड़ा सा लेफ़्ट जाती है, तो विच इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि मैं इस गाड़ी को 8000 चला चुका हूँ, तो मेरी गाड़ी मुझे स्लाइटली फ़ील होती है शायद लेफ़्ट जाती हो, मगर टायर्स के अंदर कोई वेयर नहीं है। अगर गाड़ी की अलाइनमेंट आउट होती तो टायर्स के अंदर मुझे साइड वॉल्स में ज़रूर कोई ना कोई वेयर नज़र आता। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में इट्स परफेक्टली फ़ाइन। उसके अलावा इट्स अ वेरी रिलायबल कार। अगर हम इस गाड़ी की पार्ट्स अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कॉम्पिटिटर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है। जो इसकी इवन जो गाड़ी की मेंटेनेंस अगर आपने करवानी हो तो एवरी 10,000 जो इसकी मेंटेनेंस है बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। 5,000 वाली 15,000 वाली इसके अंदर लेबर चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, बट एवरी 10,000 दे चार्ज अ लॉट। मुझे रीज़न समझ नहीं आती वो क्यों इस तरह करते हैं कि ऑयल चेंज करने के या इस तरह की चीज़ें करने के 6 से 7 हज़ार रुपये ले लेते हैं। उसके अलावा इसके पार्ट्स सबको पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव इसके पार्ट्स हैं, और अवेलेबिलिटी इनिशियली काफ़ी ज़्यादा इशू थी। अब जो है अवेलेबिलिटी इसके डीलरशिप्स पे भी है, और दूसरा आपके पास आफ्टर मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट्स आ गए हैं एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। तो बल्कि मैं कहूँगा कि जो सारी SUVs मार्केट में हैं उसके मुकाबले में किया स्पोर्टेज का सबसे ज़्यादा सामान आपको मिल जाएगा, और इसकी जो सर्विस बैकअप है अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरों से तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं हाइंडे से कंपेयर करूँ, अगर मैं इसको प्रोटॉन से कंपेयर करूँ, और अगर मैं इसको MG से भी कंपेयर करूँ, तो किया इज़ माइल्स अहेड in terms of customer satisfaction when it comes to service.
अगर हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो सबसे पहले तो मैंने इस गाड़ी की प्राइस मुझे पाक व्हील्स के थ्रू पता लगी थी। इनवॉइस इसकी 4399 है। उसके ऊपर आपको 100,000 टैक्स देना है अगर आप फाइलर हैं, और 200,000 आपने टैक्स देना है अगर आप नॉन फाइलर हैं। 30,000 इसके फ्रेट चार्जेस हैं। तो आपको मैंने बेसिकली कंपनी को 4530 दिया था। उसके बाद इसकी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, मगर मैंने इस्लामाबाद से रजिस्ट्रेशन कराई थी, और वो एजेंट क्योंकि उसमें अपना कमीशन रखते हैं अगर आपने लाहौर से करानी हो एड्रेस के लिए, तो अराउंड 130 to 140 के बीच में वो हुई थी। उसके अलावा मैंने इस गाड़ी में कुछ अपग्रेड्स किए थे, वो ऑप्शनल हैं अगर आप करवाना चाहें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एलईडीज़ इसकी लगवाई थी सामने वाली, तो वो 25,000 की मुझे एलईडीज़ आई थी, और मैंने ग्लास कोटिंग वगैरह करवाई थी, और ये वायरलेस सिस्टम लगवाया था। तो एटलीस्ट मुझे गाड़ी 4.8 मिलियन से 10-20 हज़ार ऊपर पड़ी होगी। 4.8 मिलियन आप समझे मुझे पड़ी है गाड़ी, सब कुछ कर आके। बाकी जहाँ तक इस गाड़ी के सर्विस इंटरवल्स की बात है, तो सर्विस इंटरवल इसका 5,000 पे होता है। हर 5,000 के बाद आपको सर्विस करवानी है गाड़ी की, ठीक है। पहली सर्विस जो है 1000 किलोमीटर्स के बाद वो फ्री है। 5,000 वाली सर्विस पे आपको खाली ऑयल चेंज कराना है, और वो मुझे तकरीबन 7-7.5 हज़ार की पड़ी थी। उसमें उन्होंने खाली ऑयल फ़िल्टर और ऑयल के पैसे लिए थे। अब मेरी गाड़ी तकरीबन इस वक्त 8,000 किलोमीटर चल गई है। तो 10,000 पे जब मैं जाऊंगा तो उन्होंने मुझे बताया था कि लेबर चार्जेस जो वो लेंगे वो 7,000 लेंगे। उसके अंदर ऑयल चेंज और फ़िल्टर चेंज के अलावा वो इसका कैबिन फ़िल्टर भी चेंज करेंगे, जो आपका एयर फ़िल्टर है ये एयरकॉन का। उसके अलावा वो आपका एयर फ़िल्टर है वो भी चेंज करेंगे। और 20,000 पे ये आपका मुझे एक बात समझ नहीं आई, मगर उन्होंने मुझे ये बताया कि 20,000 पे इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ होगा। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कि 20,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों साफ़ होगा। तो एक साहब हैं, उन्होंने मुझे बिल दिखाया था, तो काफ़ी ज़्यादा उसका बिल था। तो आई थिंक वो उस पर मुझे स्टडी करने की ज़रूरत है। जब मेरी गाड़ी चल जाएगी उतनी, तो फिर मैं इस पर बात कर सकूँगा कोई बेहतर। अगर हम इस गाड़ी की रीसेल की बात करें तो इन माय ओपिनियन इसकी रीसेल फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव से थोड़ी कम होगी। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर इस कैटेगरी का जो बायर होता है वो सारे ऑप्शन चाहता है गाड़ी के अंदर, और सबसे बड़ा जो इसका अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है वो इसकी ग्लास सनरूफ है। तो उसकी ना होने की वजह से इसकी थोड़ी सी डिमांड कम है। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ लग्जरी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आई थिंक उनसे कम होगी। मगर ये जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे फिर भी थोड़ी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मार्केट में ये रेडली अवेलेबल है गाड़ी। अगर आप आज बुक कराते हैं, मैंने सुना है अब डिलेज़ आ गए हैं, 2 महीने टाइम है, वरना 1 महीने के अंदर ये वाहिद गाड़ी थी एसयूवी सेगमेंट में जो आपको 1 महीने के अंदर ही गाड़ी मिल रही थी। तो ये गाड़ी मैं उन लोगों के लिए रेकमेंड करूँगा जो लोग सिविक या कोरोला ग्रैंडे लेना चाहते हैं, और वो गाड़ियाँ अब 4 मिलियन को क्रॉस कर चुकी हैं। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि वो अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ करके ये गाड़ी ले लें, क्योंकि इसकी कंफर्ट, इसकी रोड प्रेजेंस उनसे बहुत बेहतर है। अगर आप अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आप फ्रंट व्हील ड्राइव ले लें, या कॉम्पिटिटर्स में भी इस वक्त बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोटॉन X70 है, MG HS है, उनको आप ज़रूर एक्सप्लोर करें, और अगर आप फील करते हैं तो वो गाड़ी मेरे ख़्याल में वैल्यू टू मनी है। मगर 4.5 मिलियन के बजट में आपको कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं मिलती जो आपको इतना कुछ दे रही हो। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि अगर आपका ये बजट हो आप यही गाड़ी लें। अच्छा, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो उस वक्त मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए थी और ऑप्शंस भी लिमिटेड थे, तब तो मैंने ये गाड़ी ले ली। अगर आज के ज़माने में मैं अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकूं 5 मिलियन के बजट में, तो मैं शायद प्रोटॉन X70 की तरफ जाऊं, क्योंकि वो गाड़ी मैंने जब चलाई है तो मुझे वो गाड़ी काफ़ी पसंद आई है। ऑल्दो मैंने उसे एक्सटेंसिव टेस्टिंग नहीं की, बट आई थिंक कि मैं उस गाड़ी पे जाऊं। मगर क्योंकि उसका सर्विस नेटवर्क नहीं है तो आपको थोड़ा सा मेरी तरह रिस्क टेकर होना पड़ेगा। अगर आपको सेफ़ खेलना है तो देन आई विल से अगेन कि इससे बेहतर गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। सो व्यूअर्स, आई होप कि ये वाला रिव्यू आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने किया स्पोर्टेज लेना चाहते हैं तो आप पाक व्हील्स की यूज्ड कार लिस्टिंग में जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी गाड़ियाँ मिलेंगी। वहाँ जाके आप पाक व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस को कॉल करें और अपनी गाड़ी को इंस्पेक्ट करके फिर गाड़ी ख़रीदें। उसके बगैर आप प्लीज़ गाड़ी मत ख़रीदें। और आई होप कि सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।